खबर के साथ समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के लिए गए 4 युवक डूब गए। सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 3 लापता युवक की तलाश अभी भी लगातार जारी है। लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है, जिसके बाद देर शाम एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लापता तीनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। लापता तीनों युवक धर्मपुर न्यू कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। घटना समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के धर्मपुर पासवान चौक के पास बूढ़ी गंडक की बताई जा रही है। अंधेरा हो जाने की वजह से एसडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंधेरे की वजह से तलाश में बेहद परेशानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 युवकों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में मौसम का अलर्ट, बिहार में अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गरज और ठनका गिरने के साथ बारिश, अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार में चक्रवात का असर भी दिख सकता है और अगले 3 दिन तक इसका प्रभाव नजर आएगा। लोगों से ठनका से बचने की भी अपील की गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की दस्तक के साथ ही जगह जगह पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ लोगों से ठनका से बचने की अपील की जा रही है। और बांका जिला प्रशासन की तमाम सख्ती के दावे के बावजूद झारखंड के रास्ते शराब की तस्करी लगातार जारी है। बाराहाट पुलिस की कार्रवाई में एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त कर ली गई है। विदेशी शराब के साथ ट्रक ड्राइवर गोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक में शराब की खेप सामान भरे प्लास्टिक बोरे की तरह में छुपाकर ले जाई जा रही थी। बाराहाट पुलिस ने भेड़ा मोड़ के पास गाड़ी जांच के दौरान शराब की खेप को जब्त किया और ये शराब 413 कार्टन में रखी गई थी। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर की माने तो शराब की खेप पंजाब से मुजफ्फरपुर की ओर ले जाई जा रही थी। झारखंड से सटे बौंसी थाना क्षेत्र में भलजोड़ चेकपोस्ट पर दोनों नाके और बौंसी थाना क्षेत्र में भी शराब लदे ट्रक का निकलना चेकपोस्ट पर तैनात लोगों की मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा रहा है। और पूर्णिया के रुपाली विधानसभा उपचुनाव रोमांचक होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां सांसद पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने थे, वहीं अब रुपाली की पूर्व विधायक और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात कर ली है। रुपाली के चुनाव को लेकर उन्होंने सहयोग की भी मांग की और इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती उनकी बेटी के समान है, वो आज भी उनकी इज्जत करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वो चुनाव में जल्द ही फैसला लेंगे और इसकी जानकारी भी देंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव अब बीमा भारती को रुपाली उपचुनाव में समर्थन देंगे। हमें दिल्ली से कोई दिशा निर्देश नहीं मिली। व्यक्तिगत तौर पर बीमा जी और हमारा पारिवारिक रिलेशन है, वो चुनाव लड़े अलग बात है, रिश्ता अलग है, विचारधारा एक ही परिवार में अलग अलग हो सकता है। सहमति असहमति रहेगी, विचारधारा भी अलग रहेगी, लेकिन रिश्ते में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आप वहाँ कैंप कीजिएगा? नहीं, हम अभी जा रहे हैं, मेरा सदन है, सदन के बाद पार्टी की जो जिम्मेदारी होगी पहले उसको देखेंगे, जो निर्णय होगा उसके बाद। और दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से नीतीश कुमार अपने आवास पर गए और इस दौरान सीएम ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत अहम बैठक हुई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया गया। बढ़ते आगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, कल देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव में आने से कई बड़े बदलाव भी होंगे और नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी के तहत कार्रवाई और सजा भी होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और क्या कुछ बदलने वाला है,
इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में कानून और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परिभाषा बदलने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून में बदलाव कर 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। दिसंबर 2023 में संसद की तरफ से पारित 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश में लागू होंगे। तीनों नए कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों के तहत ही एफआईआर दर्ज होगा और नई धाराओं के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कानून के रखवालों का मानना है कि नए कानून लागू होने से आम आदमी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। नया कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता केंद्रित ही है, तो उनको इसलिए कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा, साथ साथ में जो जेल के अंदर बोझ है, पुलिस के अनुसंधान का जो बोझ है उसमें भी कमी आएगा। तीनों नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किया गया है। पुराने आईपीसी में 511 धारा थी। नई भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा है। सीआरपीसी में 484 धारा थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धारा है। साल 1872 वाले पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर 167 से बढ़कर 170 धारा कर दी गई है। हत्या, रेप, लूट, डकैती, ठगी समेत कई मामलों में नए आपराधिक कानून के तहत ही एक्शन लिया जाएगा। थी तो अब मर्डर की भी धाराएं जो है वो बदल गई है। सारी जितनी मेजर क्राइम था, चोरी, मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब के जो हम जानी पहचानी हमारी जो धाराएं थी वो भारतीय न्याय संहिता में जो है उसके वो कोडिफिकेशन नंबरिंग जो है वो चेंज हुई है। नए कानून के जरिए खास बात यह है कि अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। 0 एफआईआर के तहत केस दर्ज होगा। 45 दिन के भीतर फैसला आएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करना और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देना डिजिटल इंडिया में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार ने नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि एसएमएस से समन भेजना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए समय समय पर केस से जुड़ी जानकारी लेना आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नए कानूनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा दबाव डाला गया है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि हम लोग कानून बना लेते हैं लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स एक नॉर्मल इंसान पे हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। नए कानूनों में समय का भी खास ख्याल रखा गया है। अब 45 दिन के अंदर फैसला होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। यानी नए कानून जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई के मिथक को भी खत्म करने में सक्षम है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनों को बेहतरी के लिए बदलाव बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से एससी आरक्षण में बदलाव के सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कम करने की कोई सोच नहीं सकता। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जायज ठहराया। कानून में बदलाव जब हुए हैं तो उसको लागू तो करना ही है, और जो भी बदलाव हैं वो बेहतरी के लिए ही किए गए हैं, तो ऐसे में उसको लागू किया ही जाएगा। भाई आरक्षण की सीमा को कतई कम करने की कोई सोच भी नहीं रख सकता ऐसे में, बल्कि इसके दायरे को हम लोगों ने हमेशा बढ़ाने का काम किया।
मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया। जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी ज़रूरत है उस पर भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जा सके। और संसद का सत्र इस बार काफी हंगामेदार चल रहा है। शुक्रवार को दोनों सदनों में पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हंगामा बरपा और सदन की कार्यवाही 1 जुलाई यानी कल तक के लिए स्थगित है। अब कल जब एक बार फिर पक्ष और विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे तो हंगामा तय है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट सदन नहीं चलाने देना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। पेपर लीक का मुद्दा जब संसद में उठा तो शोर सड़कों तक सुनाई दिया। राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। लोकसभा में मचे हंगामे भले ही कार्यवाही स्थगित होने के बाद थम गए हो, लेकिन यही तस्वीर एक बार फिर सदन में दिखने वाली है जब 1 जुलाई को फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि नीट विवाद पर विपक्ष अडिग है। कल भी सदन में हंगामे के आसार हैं। 3 आपराधिक कानून पर बहस संभव है। कल से देश में लागू होंगे 3 नए कानून। दरअसल 3 आपराधिक कानून को लेकर विपक्ष पहले से लामबंद है। यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल सदन में इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले पेपर लीक पर हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खुद वेल तक पहुंच गए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और संसदीय इतिहास का सबसे दागी दिन बताया। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। संसद में जारी जोरदार टकराव पर एक बात तो साफ है कि 18वीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में सदन में जो तस्वीरें सामने आई वो पिछले 10 साल से बिल्कुल अलग हैं और आने वाले 2 दिनों में और भी अलग रहने वाली हैं, क्योंकि 2 जुलाई को पीएम मोदी भी लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं बिहार सरकार ने माफिया राज को खत्म करने का संकल्प ले रखा है। खासकर बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर ईओयू को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और अब एक्शन लगातार जारी है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि एक्शन प्लान में क्या है। माफिया राज को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश में माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए विशेष रणनीति बनाकर काम करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब एक्शन शुरू कर दी गई है। बिहार में खास तौर पर बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करते हुए बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त 55 लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 13 जिलों के 55 कारोबारी पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया गया है और संबंधित जिलों से इन माफियाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। आर्थिक अपराध इकाई ने जो सूची तैयार की है उसमें पटना जिले के 13 बालू माफिया हैं, जबकि भोजपुर जिले के 9 बालू माफिया, औरंगाबाद के 9, सारण के 8, रोहतास के 8, जहानाबाद के 1 और बांका के 3 बालू माफिया के नाम हैं। इन बालू माफियाओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा 13 बालू माफिया पटना से है। पटना पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अवैध खनन रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स लिए गए हैं। उसमें ये है कि कुछ एसटीएफ की टीम वहाँ पे स्टेशन की गई है, जो कि लगातार वहाँ पे डेली बेसिस पे जो है पेट्रोलिंग करती है। दूसरा कि जो अभी वहाँ पे जो है जो सब डिवीजन लेवल पे भी डिवीजन इसलिए किया गया है कि बेटर वहाँ पे पुलिसिंग की जाए। जो मनेर क्षेत्र है और जो दानापुर क्षेत्र है, दोनों को डिवीजन किया गया है। तो ऐसे कई वहाँ पे हो रहे हैं। और जो ये है बालू के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग टू द हाई लेवल होता रहता है कि उसमें गिरावट आ रही है कि नहीं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, बाकी जो भी होता है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और जब भी होता है तो एफआईआर से लेकर के जो भी उसके कानूनी कार्रवाई है वो वहाँ तक पहुँचती है। पहले चरण में इन बालू माफियाओं पर कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में कई और बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हाल के दिनों में जब एनडीए की नई सरकार बनी तो राज्य में माफिया तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। खासकर बालू खनन से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सरकार ने एक ऐसी ठोस रणनीति बनाई ताकि उन्हें समय रहते नेस्तनाबूद किया जा सके। और यही कारण है कि विजय सिन्हा को खनन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई और उसके बाद बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने का सिलसिला शुरू हो गया। निश्चित तौर पर बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उससे बड़े पैमाने पर बालू की अवैध खनन को रोका जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।